हेलो विद्यार्थी, कैसे हो? वेलकम। आपका पाठ नंबर 4 प्रतिरक्षा एवं रक्त समूह, जिसकी पिछली क्लास में मैंने आपके लिए रक्तदान किसे कहते हैं, रक्तदान की क्या आवश्यकता है और रक्तदान की प्रक्रिया। तो रक्तदान की प्रक्रिया में मैंने आपके लिए नंबर 1 पॉइंट बताया था रक्त संग्रहण। कौन सा बताया था? रक्त संग्रहण। और दूसरा पॉइंट आपको बताया था आदान। कौन सा बताया था? आदान। तो रक्त संग्रहण के जो 5 पॉइंट थे वो मैंने पिछली क्लास में आपके लिए लिखा दिए। अगला टॉपिक जो इसमें दूसरा बनता है, पाठ नंबर 1 डाला था, उसको हमने रक्त संग्रहण कि रक्त को हमने क्या कर लिया, दाता से क्या कर लिया, संग्रह कर लिया विभिन्न चरणों के तहत, यानी 5 चरण मैंने उसके बताए थे। उसके बाद उस संग्रहित रक्त का क्या किया जाता है, आदान किया जाता है। तो आदान की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, तो ध्यान देना। नंबर 1 आदान। तो देखिए आदान में भी इसके कौन कौन से चरण हैं, क्लियर करते हैं। तो देखिए नंबर 1 कि आदान से पूर्व मरीज के रक्त का, यानी आदान से पूर्व मरीज के रक्त का दाता के रक्त से मिलान किया जाता है। यानी आदान से पूर्व, जो आदान से पूर्व जैसे हमने किया था ना, दाता जो होता है, दाता से जब हम रक्त संग्रहण करते हैं तो सबसे पहले ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, सबसे पहले हम क्या करते हैं, दाता का स्वास्थ्य परीक्षण करते हैं। उसी प्रकार आदान से पहले जो मरीज है जिसके लिए रक्त का क्या किया जा रहा है, आदान किया जा रहा है, उसको रक्त दिया जा रहा है, उसका स्वास्थ्य परीक्षण किया जाता है। तो पहला पॉइंट लिख लेना, आदान से पूर्व मरीज के रक्त का दाता के रक्त से मिलान किया जाता है और इस प्रक्रिया के बाद ही आदान क्या होता है, संपादित किया जाता है। यानी इस प्रक्रिया के बाद स्वास्थ्य परीक्षण या जो इसका मिलान करते हैं रक्त का RH कारकों का या रक्त समूहों का, यानी रक्त समूह मैंने बताया था आपको कि जो रक्त होते हैं, रक्त के कितने समूह होते हैं, 4। यानी ब्लड ग्रुप कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के। यानी ब्लड ग्रुप A, ब्लड ग्रुप B, ब्लड ग्रुप AB और ब्लड ग्रुप O होता है, जिसको हम शून्य वर्ग के नाम से जानते हैं। और इस व्यवस्था को हम ABO समूहकरण के नाम से जानते हैं। इसके अलावा मैंने RH कारकों के बारे में बताया था, RH कारक क्या है, तो मैंने आपको बताया था कि 417 एमिनो अम्लों की एक क्या होती है, प्रोटीन होती है। 417 एमिनो अम्लों की क्या होती है, प्रोटीन होती है। और RH कारक क्या जो होते हैं, इनकी खोज सबसे पहले कॉलैंड स्टीनर और बीनर नामक वैज्ञानिक ने 1940 में की थी। इसके बारे में आपको बताया। इसके अलावा ध्यान देना, इसके अलावा मैंने बताया था कि जिनमें RH कारक पाए जाते हैं वो तो RH क्या होते हैं, धनात्मक, और जिनमें RH कारक नहीं पाए जाते हैं वो होते हैं RH ऋणात्मक। तो ध्यान देना कि 85% जो व्यक्ति हैं वो RH कैसे हैं, धनात्मक, और 15% जो व्यक्ति हैं वो कैसे हैं, RH ऋणात्मक। कैसे हैं, RH ऋणात्मक। आई बात समझ में? तो देखिए आदान की प्रक्रिया में बता रहा हूं। तो आदान का पहला पॉइंट नोट करना कि आदान से पूर्व, आदान मतलब आदान प्रदान, यानी आदान से पूर्व, यानी जो संग्रहित रक्त है उसका क्या कर रहे हैं, हम आदान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, आदान। तो आदान से पूर्व जो मरीज है, मरीज के रक्त का, यानी मरीज के रक्त का, किसके, मरीज के रक्त का क्या किया जाता है, पहले परीक्षण किया जाता है। क्या किया जाता है, परीक्षण किया जाता है। यानी आदान से पूर्व मरीज के रक्त का दाता के रक्त से, यानी जो क्या है, देने वाला है, दाता के रक्त से मिलान किया जाता है। दाता के रक्त से मिलान किया जाता है। आई बात समझ में? क्या किया जाता है, मिलान किया जाता है। और मिलान इसलिए किया जाता है, ध्यान देना, मिलान किया जाता है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये कि मिलान इसलिए किया जाता है। ध्यान देना, समझना कि मैंने आपको बताया था कि अगर ब्लड ग्रुप A है, ब्लड ग्रुप कौन सा है, A है, तो A वाले को कौन सा रक्त चढ़ाएंगे हम, A। B है तो B ब्लड ग्रुप वाले को कौन सा, B। AB है तो उसको AB, और O है तो उसको O। वो बात एक दूसरी होती है, O सर्वदाता होता है कि O का जो ब्लड ग्रुप होता है, वो ब्लड ग्रुप वो किसी भी व्यक्ति को चढ़ाया जा सकता है। अगर ऐसा नहीं करेंगे, A वाले को माना B चढ़ा दिया, B वाले को माना A चढ़ा दिया, तो मैंने आपको बताया था गर्भ रक्ताणु कोरकता में, या RH प्लस वाले को RH माइनस चढ़ा दिया, RH माइनस वाले को RH प्लस चढ़ा दिया,
तो उस समय मैंने बताया था कि व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु हो जाती है। यानी बिलीरुबिन नामक हानिकारक प्रोटीन का क्या होता है, निर्माण होता है, जो हमारे यकृत और प्लीहा को क्या कर देता है, यानी में जमा हो जाता है, जो वृक्क को क्या कर देते हैं, विफल कर देते हैं, और जो व्यक्ति की मृत्यु का कारण बनते हैं। यानी रुधिर लेनता हो जाती है, रुधिर समूहन हो जाता है। आई बात समझ में। इसलिए आदान से पूर्व जो मरीज है, मरीज के रक्त का दाता के रक्त से क्या किया जाता है, मिलान किया जाता है। और इस प्रक्रिया के बाद, ध्यान देना, गौर देना, इस प्रक्रिया के बाद नोट करना इसको, प्रिय छात्र छात्राओं, इस पॉइंट को नोट कर लेना कि इस प्रक्रिया के बाद ही आदान संपादित किया जाता है। यानी इस प्रक्रिया के बाद ही आदान संपादित किया जाता है। क्या किया जाता है, संपादित किया जाता है। ध्यान देना, आदान, इस प्रक्रिया के बाद ही आदान संपादित किया जाता है। ध्यान देना, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट और बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न चल रहा है। जो आपका प्रश्न था, पहले मैंने प्रश्न लिखा दिया था कि रक्तदान की प्रक्रिया कैसे संपादित होती है, समझाइए। यानी रक्तदान की प्रक्रिया कैसे संपादित होती है, समझाइए। और इसमें मैंने आपको लिखाया था कि रक्तदान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है। कैसी प्रक्रिया है, वैज्ञानिक है। और इसको समझने के लिए हम 2 चरणों में इसका क्या करते हैं, अध्ययन करते हैं। तो पहला तो मैंने लिखा दिया था आपको पिछली वीडियो में, रक्त संग्रहण, और आज मैं आपको लिखा रहा हूं आदान के बारे में बता रहे हैं। तो उसी प्रश्न में इसको नोट कर लेना। तो देखिए, आदान, आई बात समझ। नंबर दूसरा है कि संग्रहित रक्त को, जो रक्त कैसा है, संग्रहित है। कहां पर संग्रहित किया हमने, प्रशीतक भंडारण में। कहां किया है, प्रशीतक भंडारण जिसका हमने किया है, इसको हमने फ्रीजर में रखा है, उस रक्त को, आई बात समझ। तो ध्यान देना, संग्रहित रक्त को, कौन से रक्त को, संग्रहित रक्त को आदान कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, उसका संग्रहित रक्त का आदान कर रहे हैं। तो संग्रहित रक्त को आदान प्रक्रिया शुरू करने से, यानी संग्रहित रक्त को आदान, नोट करना इसको, आदान प्रक्रिया शुरू करने से, यानी जो आदान की जो प्रक्रिया है उसको शुरू करने से केवल 30 मिनट पहले शुरू करने से, यानी जो उस प्रक्रिया को क्या कर रहे हैं, हम शुरू कर रहे हैं, तो शुरू करने से केवल कितने मिनट पहले, 30 मिनट पहले ने उसको क्या किया जाता है, बाहर निकाला जाता है। रक्त संग्रहण में जब मैं आपको बता रहा था कि जो संग्रहित रक्त होता है, उस संग्रहित रक्त का क्या करते हैं, प्रशीतक भंडारण किया जाता है। और प्रशीतित भंडारण इसलिए करते हैं कि उस रक्त के अंदर जो जीवाणुओं की जो वृद्धि है उसको क्या कर सकें, हम रोक सकें। और जो कोशिकीय उपापचयी जो क्रियाएं होती हैं हमारे रक्त के अंदर, उनको क्या किया जा सके, धीमा किया जा सके। यानी जो कोशिकीय उपापचयी प्रक्रिया होती हैं हमारे रक्त के अंदर, उनको धीमा किया जा सके और उसके अंदर जीवाणु हैं उनकी वृद्धि को रोका जा सके। यानी ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं कि लुई पाश्चर एक वैज्ञानिक था। उसने यह बताया कि जब किसी वस्तु को हम 0 डिग्री पर प्रशीतित करते हैं, प्रशीतित मतलब उसको क्या करते हैं, फ्रीजर में रखते हैं कितने तापमान पर, 0 डिग्री तापमान पर, या उसको क्या कर देते हैं, हम उबाल देते हैं। जो उसका क्वथनांक बिंदु होता है उस पर क्या कर देते हैं, उसको उबाल देते हैं। तो उसके अंदर जो जीवाणु हैं वो क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। जीवाणु क्या हो जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। उदाहरण के लिए ऐसे समझो कि भाई जल है। अब जल का क्वथनांक बिंदु कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। कि 100 डिग्री सेल्सियस पर जल उबलना प्रारंभ कर देता है या अपनी द्रव अवस्था से गैस अवस्था में बदल जाता है या वाष्प में बदल जाता है। वह बिंदु क्या कहलाता है, क्वथनांक। और 0 डिग्री पर आपने देखा होगा जो जल है वो किस में, बर्फ में या हिम में क्या हो जाता है, बदल जाता है। जल जो होता है वो हिम में या बर्फ में बदल जाता है। तो 0 डिग्री पर और 100 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है जल का, यानी हिमांक बिंदु और क्वथनांक बिंदु पर,
जल जो होता है वो क्या होता है, पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, उसके अंदर किसी प्रकार का जीवाणु नहीं होता है, क्योंकि आप जानते हैं कम ताप पर और अधिक ताप पर जो जीवाणु होते हैं वो नहीं पनपते हैं। आई बात समझ। वो ही बात मैंने आपको इसमें रक्त में बताई थी, रक्त संग्रहण में ध्यान देना कि संग्रहित रक्त का जब हम क्या करते हैं, प्रशीतक जब भंडारण करते हैं तो इसमें रक्त में जीवाणु जो वृद्धि है उसको क्या कर सकते हैं, हम रोक सकते हैं। क्या कर सकते हैं, रोक सकते हैं। और जो कोशिकीय उपापचय की जो क्रियाएं होती हैं हमारे रक्त के अंदर, उनको क्या कर सकते हैं, हम धीमा कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, धीमा कर सकते हैं। और बात चल रही है आपकी आदान वाली, तो आदान का मैं दूसरा पॉइंट आपको समझा रहा हूं कि भाई संग्रहित जो रक्त है, संग्रहित क्या है, रक्त है, संग्रहित रक्त को आदान प्रक्रिया शुरू करने से केवल 30 मिनट पहले यानी 30 मिनट पूर्व ही भंडारण क्षेत्र से बाहर लाया जाता है। आई बात समझें। तो रक्तादान संग्रहित रक्त को आदान प्रक्रिया शुरू करने से केवल 30 मिनट, कितने मिनट पहले निकाला जाता है उसको फ्रीजर से, 30 मिनट पूर्व। आई बात समझ, 30 मिनट पूर्व यानी 30 मिनट पहले ही, यानी भंडारण जहां उसको हमने भंडारण कर रखा है उस क्षेत्र से बाहर लाया जाता है। तो 30 मिनट पूर्व ही, लिख लेना पॉइंट को, 30 मिनट पूर्व ही भंडारण क्षेत्र से बाहर लाया जाता है, क्षेत्र से बाहर लाया जाता है। आई बात समझ में। यानी जहां पर हमने उसका प्रशीतक भंडारण कर रखा है उस भंडारण क्षेत्र से जब हम किसी को रक्त का क्या कर रहे हैं, आदान कर रहे हैं, रक्त का क्या कर रहे हैं, आदान कर रहे हैं, तो उससे 30 मिनट पहले ही उस स्थान से रक्त को बाहर लाया जाता है। आई बात समझ में। क्योंकि अधिक समय पहले उसको अगर हम बाहर ले आएंगे तो हो सकता है उसमें जीवाणु क्या हो जाए, पनप जाएं, या जो कोशिकीय उपापचय क्रिया को हम धीमा कर रहे हैं वो गति क्या हो जाए, बढ़ जाए। इसलिए जो रक्त चढ़ाते हैं उसके कुछ समय पहले ही रक्त को भंडारण जो है, जहां पर ये निमज्जन कृत थैलियों में रक्त भरा हुआ है, उन थैलियों को बाहर लाया जाता है। आई बात समझ। अगला पॉइंट है, रक्त केवल अंतःशिरात्मक रूप से दिया जाता है। ध्यान देना इस पॉइंट को कि जो रक्त है अंतःशिरात्मक प्रक्रिया से ही दिया जाता है। गौर देना, अंतःशिरात्मक क्या होता है समझिए कि आप जानते हैं कि रक्त जो होता है हमारे शरीर में रक्त वाहिनियों में प्रवाहित होता है। किसमें होता है, रक्त वाहिनियों में। और रक्त वाहिनी 2 प्रकार की होती हैं। कितने प्रकार की होती हैं, 2 प्रकार की। आई बात समझ, कितने प्रकार की होती हैं, 2। नंबर 1 होती हैं धमनी और नंबर दूसरी होती हैं शिराएं। नंबर 1 होती है धमनी और नंबर दूसरी कौन सी होती हैं, शिराएं होती हैं। अब गौर देना, धमनी किसके लिए होती हैं, शुद्ध रुधिर के लिए। शिराएं किसके लिए होती हैं, अशुद्ध रुधिर के लिए। किसके लिए होती हैं, अशुद्ध रुधिर के लिए। समझना, शिराओं को हम सामान्य भाषा में नस के नाम से जानते हैं। एक बात मैं यहाँ पर स्पष्ट कर दूं आपके लिए, ध्यान देना प्रिय छात्र छात्राओं, कि जितने भी ड्रिप होते हैं या जो इंजेक्शन होते हैं वो हमारी किसमें, शिराओं में ही लगाए जाते हैं, नसों में ही लगाए जाते हैं। आई बात समझें। इसका भी एक कारण है कि माना उस इंजेक्शन या ड्रिप के अंदर कोई अशुद्धि है या उसके अंदर कोई एयर है, हवा है, तो धमनी में डायरेक्ट नहीं लगा सकते। क्यों, धमनी किसके लिए होती हैं, धमनी शुद्ध के लिए होती हैं। अब शिराओं में उसको लगा देते हैं, हृदय तक वो पहुंच जाता है शिराओं द्वारा, हृदय उसको क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है। इसलिए जितने भी ड्रिप होते हैं या कोई इंजेक्शन होता है, अगर आप जब बीमार हो जाते हैं, इंजेक्शन जब लगते हैं, आपने देखा होगा, तो वो शिराओं में लगाए जाते हैं, जिनको हम नस कह देते हैं। धमनियाँ तो हमारी मांसपेशी जो होती हैं, हमारी मांस होता है त्वचा के अंदर धसी हुई होती हैं, और सामान्य जो आपको दिखाई देती हैं ना, वो क्या होती हैं, नस या शिराएं होती हैं। क्या होती हैं, वो नस या शिराएं होती हैं। जो सामान्य आपको दिखाई देती हैं ये क्या होती हैं, नस या शिराएं। तो जो रक्त होता है ये भी शिराओं के माध्यम से चढ़ाया जाता है। आई बात समझ। ऐसा नहीं है भाई रक्त की जो थैलियां हैं प्रशीतक भंडार से निकाली और आप उसको पानी की तरह पी गए और रक्त चढ़ गया, ऐसा नहीं होता है। किसके द्वारा चढ़ाया जाता है, ये शिरात्मक यानी अंतःशिरात्मक रूप से चढ़ाया जाता है। वो भी किसके माध्यम से, प्रवेशनी के माध्यम से। किसके माध्यम से, प्रवेशनी जो होती हैं अपनी, आपने देखा हो प्लास्टिक
नलीनुमा संरचना होती हैं जो, ठीक है ना, एक नलीनुमा संरचनाएं जिन पर निडर लगी रहती हैं, जिनको हमारे सिराओं में लगा दिया जाता है, उसके द्वारा यानी रक्त चढ़ाया जाता है। ऐसे नहीं भाई पानी की तरह पी लिया और रक्त चढ़ गया, नहीं, यानी अंतःस्रात्मक रूप से चढ़ाया जाता है। तो नोट करना पॉइंट को प्रिय छात्राओं कि रक्त केवल, तीसरा पॉइंट है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है, 1 नंबर का प्रश्न भी बन सकता है भाई। रक्त 3 नंबर का ये पार्ट है और 1-1 नंबर के 3 प्रश्न इस पार्ट से आते हैं। तो प्रश्न आ सकता है भाई रक्त जो होता है, रक्त होता है वो मानव में किस प्रक्रिया के द्वारा चढ़ाया जाता है? तो आपको तो जी अंतःशिरात्मक प्रक्रिया के द्वारा, यानी शिराओं के द्वारा। और शिराओं का दूसरा नाम क्या होता है? नस। क्या होता है? नस। आई बात समझ में? तो ध्यान नोट कर लेना कि रक्त केवल अंतःशिरात्मक, रक्त केवल अंतःशिरात्मक, किसे? अंतःशिरात्मक, अंतःशिरात्मक रूप से, रक्त केवल अंतःशिरात्मक रूप से दिया जाता है। रक्त केवल अंतःशिरात्मक रूप से दिया जाता है और इस प्रक्रिया में लगभग 4 घंटे का क्या लगता है? समय लगता है। आई बात समझें? यानी रक्त जो होता है, जब एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के शरीर में रक्त चढ़ा रहे हैं, हम रक्तदान कर रहे हैं, तो ये अंतःशिरात्मक रूप से तो दिया ही जाता है, साथ ही साथ इस प्रक्रिया में कितने घंटे लगते हैं? लगभग 4 घंटे का क्या लगता है? समय लगता है। तो इस बात को भी इसमें नोट कर लेना, शिरात्मक रूप से दिया जाता है, यह करीब 4 घंटे तक चलने वाली प्रक्रिया है। तो नोट कर लेना इस पॉइंट को, यह करीब 4 घंटों, यह करीब 4 घंटों तक चलने वाली प्रक्रिया है। यह करीब 4 घंटों तक चलने वाली प्रक्रिया है। आई बात समझ में? और एक पॉइंट और इसमें नोट कर लें, जो प्रवेशनी के माध्यम से संपादित की जाती है। आई बात किसके माध्यम से? प्रवेशनी के माध्यम से। प्रवेशनी के माध्यम से रक्त संग्रहित किया जाता है और प्रवेशनी के माध्यम से रक्त जो है वो चढ़ाया जाता है। आई बात समझ में? तो देखिए इसको भी नोट कर लेना, जो प्रवेशनी के माध्यम से, जो प्रवेशनी के माध्यम से, जो प्रवेशनी के माध्यम से संपादित किया जाता है, जो प्रवेशनी के माध्यम से संपादित की जाती है। आइए, जो ये प्रक्रिया है करीब 4 घंटे चलने वाली ये प्रक्रिया होती है, जो किसके माध्यम से? प्रवेशनी के माध्यम से संपादित, जो प्रवेशनी के माध्यम से संपादित की जाती है। तो लिख लेना, जो प्रवेशनी के माध्यम से संपादित की जाती है। आई बात समझ में? आपके ये पॉइंट क्लियर। अगला जो पॉइंट है इसमें ध्यान देना, गौर देना कि रोगी में आदान यानी जब रोगी है और मरीज, रोगी या मरीज, और जब मरीज को हम क्या कर रहे हैं? रक्त चढ़ा रहे हैं, तो उसके यानी कई प्रक्रियाएं हो सकती हैं, जैसे ज्वर आना, ठंड लगना, दर्द, हृदय गति की अनियमितता आदि को रोकने के लिए चिकित्सक के द्वारा क्या दी जाती हैं? औषधियाँ दी जाती हैं। कि जब रोगी को हम क्या कर रहे हैं? रक्त चढ़ा रहे हैं, तो उसके शरीर में विभिन्न प्रकार की हलचलें हो सकती हैं, जैसे हृदय गति की क्या हो सकती है? अनियमितता हो सकती है, ज्वर, ठंड लग सकती है, साइनोसिस हो सकती है। तो इसलिए इन प्रक्रियाओं को रोकने के लिए उसको औषधि दी जाती हैं। इसलिए कहा गया है, या मैंने पहले भी आपको बताया था कि इसलिए ये जो रक्तदान प्रक्रिया है एक सफल चिकित्सक की देखरेख में होनी चाहिए। आई बात है, जो सफल चिकित्सक होता है उसकी देखरेख में ये प्रक्रिया होनी चाहिए। तो नोट कर लेना इस पॉइंट को भी, ध्यान देना, समझना। तो देखिए, रोगी में आदान संबंधी, रोगी में आदान संबंधित प्रतिक्रियाओं, रोगी में आदान संबंधी प्रतिक्रियाओं,
रोगी में आदान संबंधी प्रतिक्रियाओं जैसे ज्वर, बुखार बोल देते हैं, ज्वर, दर्द, ठंड लगना, साइनोसिस, यानी ज्वर, ठंड लगना, दर्द, साइनोसिस, हृदय गति की अनियमितता, यानी हृदय जो होता है उसकी गति कैसी हो जाती है, अनियमित हो जाती है, हृदय गति की अनियमितता। आप जानते हैं कि स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसका हृदय 1 मिनट में लगभग 72 बार क्या होता है, धड़कता है। यानी एक स्वस्थ व्यक्ति जो होता है उसका जो हृदय होता है क्या होता है, लगभग 1 मिनट में कितनी बार, 72 बार क्या होता है, धड़कता है। और जो नाड़ी स्पंदन दर होती है स्वस्थ व्यक्ति की वो लगभग यानी 15 से 18 होती है। लेकिन जब रक्त चढ़ा रहे हैं तो हो सकता है इनमें कुछ क्या हो जाता है, अनियमितता हो जाती है, कुछ यानी अनियमितता हो जाती है। यानी हृदय दर है जो अपनी हृदय धड़कन दर है या स्पंदन जो दर है वो क्या हो जाती है, बढ़ भी सकती है, घट भी सकती है। आई बात समझ। तो हृदय गति की अनियमितता आदि को रोकने हेतु चिकित्सक के द्वारा औषधि दी जाती हैं। आई बात समझ कि ये प्रक्रियाओं से बचाने के लिए, यानी इन प्रक्रियाओं से उसे बचाने के लिए रोगी को क्या होती हैं, चिकित्सक द्वारा क्या दी जाती हैं, औषधियाँ दी जाती हैं। तो नोट कर लेना, चिकित्सक द्वारा औषधियाँ दी जाती हैं। आई बात, ताकि इन हलचलों से क्या हो सके, हम बच सकें। चिकित्सक द्वारा औषधियाँ दी जाती हैं, यानी किसी प्रकार की जो अनियमितता उत्पन्न हो रही है आदान के समय उनसे क्या हो सकें, बच सकें। अगर इनका समय पर इलाज नहीं किया गया इन प्रक्रियाओं का तो क्या हो सकता है, रोगी जो है जिसको हम रक्त क्या कर रहे हैं, चढ़ा रहे हैं, तो उसकी हालत खराब हो सकती है और अधिक प्रतिक्रिया होने पर उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो आपका प्रश्न था इसमें, ध्यान देना, समझना कि रक्तदान की प्रक्रिया कैसे संपादित की जाती है समझाइए। और मैंने बताया था रक्तदान एक वैज्ञानिक प्रक्रिया है जिसे निम्न प्रकार से संपादित किया जाता है। नंबर 1 है रक्त संग्रहण, जिसके 5 बिंदु थे। तो पिछली क्लास में 5 बिंदुओं का मैंने विस्तार किया। और दूसरा बिंदु है उसमें आदान, और आदान के 4 पॉइंट जो आपके हैं पूरा उनका विस्तार बताया। नंबर 1, आदान से पूर्व मरीज के रक्त का दाता के रक्त से मिलान किया जाता है और इस प्रक्रिया के बाद ही आदान संपादित किया जाता है। दूसरा पॉइंट है कि जो संग्रहित रक्त है, संग्रहित रक्त को आदान प्रक्रिया शुरू करने से पहले 30 मिनट से पहले, यानी 30 मिनट पूर्व ही भंडारण क्षेत्र से क्या किया जाता है, बाहर लाया जाता है। और ये जो क्रिया है अंतःशिरात्मक, यानी रक्त जो होता है वो किसके द्वारा, शिराओं के द्वारा हमारे शरीर में अंदर चढ़ाया जाता है, ताकि शिराओं के द्वारा कहाँ पहुँचे, हृदय में पहुँचे, और हृदय उसको क्या कर दे, शुद्ध कर दे। अगर उसके अंदर कोई बाई चांस सूक्ष्म मात्रा में कोई जीवाणु पनप गया है या कोई कोष की उपापचयी क्रियाएं कैसी हो गई, उसमें तीव्र हो गई हैं, उनके द्वारा रक्त में कोई प्रॉब्लम उत्पन्न हुई है, तो उसको हृदय क्या कर देता है, शुद्ध कर देता है। एक तरह से हृदय उनका क्या करता है, रिफाइनरी कर देता है। आई बात समझे। इसलिए जो रक्त होता है वो अंतःशिरात्मक रूप से दिया जाता है और इस प्रक्रिया में कितना समय लगता है, 4 घंटे। और ये प्रक्रिया किसके माध्यम से होती है, प्रवेशनी के माध्यम से क्या होती है, संपादित होती है। इसके अलावा इसमें रोगी में आदान संबंधी प्रक्रियाएं जो होती हैं, जिसमें क्या होता है, ज्वर है, ठंड लगना, दर्द होना, साइनोसिस, हृदय गति की अनियमितता आदि जो प्रक्रियाएं होती हैं, यानी इनको रोकने हेतु चिकित्सक द्वारा क्या दी जाती हैं, औषधि दी जाती हैं। आई बात समझ में कि इन हलचलों को रोकने के लिए चिकित्सक के द्वारा क्या दी जाती हैं, औषधि दी जाती हैं। इसलिए मैंने कहा आपसे कि जो रक्त संग्रहण है या जो आदान की जो प्रक्रिया है, एक सफल, योग और कुशल चिकित्सक की देखरेख में होनी चाहिए। आई बात समझे। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट। अगला टॉपिक है, इसमें ध्यान देना कि रक्त के स्रोत के आधार पर रक्तदान कितने प्रकार का होता है। ध्यान देना कि जो रक्तदान है या जो आदान की प्रक्रिया है उसका कितने प्रकार होते हैं, किसके आधार, रक्त के स्रोत के आधार पर। तो पहले प्रश्न नोट कर लो आप, फिर इसका मैं विस्तार बताऊंगा आपके लिए। तो प्रश्न है इसका कि रक्त के स्रोत के आधार पर
रक्त के स्रोत के आधार पर, रक्त के स्रोत के आधार पर रक्तदान कितने प्रकार का होता है। आइए, रक्त के स्रोत के आधार पर रक्तदान कितने प्रकार का होता है, यानी रक्त के स्रोत के आधार पर रक्तदान कितने प्रकार का होता है। तो कितने प्रकार का होता है इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूँ। रक्तदान कितने प्रकार का होता है, तो इसके कितने प्रकार होते हैं, 2 प्रकार होते हैं, 2 टाइप्स होते हैं इसके। कितने प्रकार होते हैं, 2। यानी रक्त का जो स्रोत है उसके आधार पर रक्तदान कितने प्रकार का होता है, तो इसके कितने प्रकार होते हैं, 2 होते हैं। 2 प्रकार जो होते हैं, एक तो होता है समजात, क्या होता है, समजात आदान, और एक होता है समजीवी। एक कौन सा होता है, समजीवी। एक तो होता है समजात और एक कौन सा होता है, समजीवी। तो दोनों पॉइंटों पे लिख लेते हैं, फिर इनका मैं आपको 2-2 लाइनें इसमें इनका विस्तार बताते हैं। तो देखिए, रक्त के स्रोत के आधार पर, रक्त के स्रोत के आधार पर रक्तदान 2 प्रकार का होता है। रक्तदान 2 प्रकार का होता है। कितने प्रकार का होता है, 2 प्रकार का। नंबर 1 होता है समजात और नंबर दूसरा होता है समजीवी। नंबर 1 समजात आदान और नंबर दूसरा होता है समजीवी आदान। समजात और समजीवी। तो नंबर 1 विस्तार पहले आपको बता देता हूं। नंबर 1 समजात आदान, समजात आदान। तो देखिए, नाम से स्पष्ट हो रहा है, समजात आदान। तो देखिए, ऐसा आदान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का प्रयोग किया जाता है। समजात यानी ऐसा आदान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का उपयोग किया जाता है। ऐसे समझिए कि भाई आपको रक्त की आवश्यकता है और जो ब्लड बैंक होती हैं, जिस तरह रुपयों को सुरक्षित रखने के लिए क्या होती हैं, बैंक होती हैं, उसी तरह ब्लड को सुरक्षित रखने के लिए ब्लड बैंक होती हैं। तो ब्लड बैंक में क्या होता है, माना कि अन्य व्यक्ति का संग्रहित रक्त है, आपको रक्त की आवश्यकता हो, किसी अन्य व्यक्ति का संग्रहित रक्त है और वो आपको चढ़ा दिया जाए, तो वो कैसा हो गया, समजात, यानी अपनी जाति। तो अपनी जाति कौन सी है, मानव जाति। तो मानव जाति का ही रक्त चढ़ा रहे हैं। वो बात नहीं है कि रक्तदान में मैंने आपको पहले बताया था कि रक्तदान क्या है, उसमें सबसे पहले किसमें, तो मैंने आपको एक पॉइंट बताया था इसमें कि 15 जून 1667 को, कब, 15 जून 1667 को एक फ्रांस के चिकित्सक हुए थे। 15 जून 1667 को एक फ्रांस के चिकित्सक हुए थे, डॉक्टर जीन बैपिटस डेनिस। और उन्होंने क्या किया था, एक 15 वर्षीय बालक में, एक 15 वर्षीय बालक में किससे, भेड़ से, किससे, भेड़ से। तो भेड़ एक भिन्न जाति हो गई, आइए, भेड़ से, और किसमें, उस 15 वर्षीय बालक में सबसे पहले रक्तदान कराया था 15 जून 1667 को। फ्रांस के चिकित्सक थे डॉक्टर जीन बैपिटस डेनिस। और मैंने ये भी बताया था, हालांकि इसके 10 वर्ष के बाद इस पशुओं से और मानव में रक्त जो चढ़ाते हैं, आदान करते हैं, इस प्रक्रिया पर क्या लगा दिया गया था, प्रतिबंध। क्या लगा दिया था, प्रतिबंध। तो वही बात यहाँ पर मैं बता रहा हूँ कि भाई रक्त के स्रोत के आधार पर रक्तदान कितने प्रकार का होता है। मैंने बता दिया कि 2 टाइप्स, 2 प्रकार। नंबर 1 समजात आदान और नंबर दूसरा होता है समजीवी। तो समजात में क्या होता है, समजात अपनी समान जात, समान जात माने अपनी जाति के। तो अपनी जाति मतलब कौन सा, हम मानव है और हमको रक्त की आवश्यकता है, तो किसी दूसरे मानव का ही तो लेंगे, तो वो कैसा हो गया, समजात। आई बात समझे। तो परिभाषा लिख लेना, ऐसा आदान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का प्रयोग किया जाता है समजात आदान कहलाता है। तो नोट करना, ऐसा आदान, ध्यान देना, ऐसा आदान, ऐसा आदान जिसमें अन्य व्यक्तियों के, ऐसा आदान जिसमें अन्य व्यक्तियों के ऐसा आदान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित
अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का प्रयोग किया जाता है। ऐसा आदान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का प्रयोग किया जाता है। संग्रहित रक्त का प्रयोग किया जाता है। कैसा आदान कहलाता है? समजात। कैसा कहलाता है? समजात आदान कहलाता है। यानी समजात आदान का मतलब हो गया भाई कि ब्लड बैंक में या किसी अन्य व्यक्ति का जो संग्रहित रक्त है, ब्लड बैंक में किसी अन्य व्यक्ति का संग्रहित रक्त है या आपको रक्तदान की आवश्यकता है, तो कोई दूसरा व्यक्ति आपको रक्त देने के लिए क्या हुआ है? तैयार हुआ है, तो वही क्या कहलाता है? समजात। ऐसा आदान जिसमें अन्य व्यक्तियों के संग्रहित रक्त का प्रयोग किया जाता है, समजात आदान कहलाता है। और दूसरा होता है समजीवी आदान। कौन सा होता है? समजीवी आदान। ठीक है ना? कौन सा होता है? समजीवी। तो दूसरा लिखना समजीवी आदान। समजीवी आदान। आप ध्यान देना समजीवी में क्या होता है, समझना, नोट करना। समजीवी में कि ऐसा आदान जिसमें व्यक्ति का स्वयं का संग्रहित रक्त काम में लिया जाता है। यानी ऐसा आदान जिसमें व्यक्ति का स्वयं का संग्रहित, समजीवी यानी स्वयं का, उसी व्यक्ति का, यानी ऐसा आदान जिसमें व्यक्ति का स्वयं का संग्रहित रक्त काम में लिया जाता है, समजीवी आदान कहलाता है। ऐसे समझिए, माना आप रक्तदान करके आए, यानी किसी ब्लड बैंक को आप रक्तदान करके आए और बाई चांस 2 दिन के बाद कोई दुर्घटना हो जाए और जब तक ब्लड बैंक में आपका रक्त क्या है? सुरक्षित है, रखा हुआ है, तो उसी रक्त को आपके शरीर में क्या कर दिया जाए? चढ़ा दें। वो क्या होता है? समजीवी आदान। यानी स्वयं के रक्त का, यानी स्वयं के व्यक्ति के जो रक्त होता है, स्वयं के व्यक्ति के रक्त का क्या किया जाता है? आदान किया जाता है। ऐसा आदान जिसमें व्यक्ति का स्वयं का संग्रहित रक्त काम में लिया जाता है, यानी स्वयं व्यक्ति का जो संग्रहित रक्त है वो काम में लिया जाता है, उससे हम क्या बोल देते हैं? समजीवी। क्या बोल देते हैं? समजीवी। जैसे मैंने अभी उदाहरण दिया आपको कि भाई माना कोई व्यक्ति है, वो रक्तदान करके आया है ब्लड बैंक और 2 दिन बाद कोई दुर्घटना हो जाए या किसी भी रीजन से या कोई भी कारण से उसको रक्त की आवश्यकता है और ब्लड बैंक के अंदर उसका रक्त कैसा है? सुरक्षित है, तो वो जो रक्त है वही उस व्यक्ति को दोबारा चढ़ा दिया जाए, उसका ही रक्त, तो वो क्या होता है? समजीवी आदान होता है। और समजात में क्या होता है? किसी अन्य व्यक्ति का जो संग्रहित रक्त है वो उसका प्रयोग किया जाता है, उसे हम समजात कह देते हैं। तो नोट करना, ऐसा आदान, ध्यान देना, ऐसा आदान जिसमें व्यक्ति का स्वयं का संग्रहित रक्त काम में लिया जाता है। ऐसा आदान जिसमें व्यक्ति का स्वयं का संग्रहित रक्त काम में लिया जाता है। तो नोट कर लेना इस बात को, स्वयं का संग्रहित रक्त काम में लिया जाता है, क्या कहलाता है? समजीवी आदान कहलाता है। क्या कहलाता है? समजीवी आदान कहलाता है। ठीक है ना? यानी जो व्यक्ति है, ठीक है ना, ऐसा आदान जिसमें व्यक्ति का स्वयं का संग्रहित रक्त क्या लेते हैं? काम में लेते हैं, उसे हम क्या बोलते हैं? समजीवी आदान के नाम से जानते हैं। आई बात समझे? तो ये हो गया आपका रक्त के स्रोत के आधार पर रक्तदान कितने प्रकार का होता है? 2 प्रकार, समजात और समजीवी। जब व्यक्ति क्या होता है? स्वयं का संग्रहित रक्त काम में ले ले तो समजीवी, और अन्य व्यक्ति का संग्रहित रक्त प्रयोग में ले ले तो क्या हो गया? समजात। आई बात समझ में? और ध्यान देना, समझना, मानव जो होता है, मानव में के अलावा पशुओं में भी रक्तदान किया जाता है। यानी पशुओं को भी अगर रक्त की आवश्यकता है, किसी कारण से पशु घायल हो गए या उनके शरीर में रक्त की कमी है, तो उनमें भी रक्तदान किया जाता है। यानी मानव में तो होता ही है रक्तदान, इसके अलावा पशुओं में भी रक्तदान होता है। और रक्तदान के बाद यानी जो क्या होता है, रक्त जो होता है, रक्त को हमने क्या किया है? संग्रहित किया है,
तो उसको लाल रक्त कोशिकाएं, प्लाज्मा, बिंबाणु आदि में विभक्त करके उसका प्रशीतक भंडारण किया जाता है। यानी रक्त जो है भाई, कुछ व्यक्ति ऐसे भी तो होते हैं उनको केवल प्लाज्मा की आवश्यकता है, किसी को केवल प्लेट की आवश्यकता है। तो इस तरह रक्त में से इनको क्या कर लिया जाता है, पृथक कर लिया जाता है। क्योंकि मैंने आपको बताया कि रक्त जो होता है, रक्त का रासायनिक संगठन 2 प्रकार का होता है, एक तो प्लाज्मा और रक्त कणिकाएं। प्लाज्मा 55% भाग बनाती हैं रक्त का, और जो रक्त कणिकाएं होती हैं वो 45% भाग बनाती हैं। और रक्त कणिकाएं 3 प्रकार की होती हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और बिंबाणु। बिंबाणु का ही दूसरा नाम होता है प्लेटलेट्स, क्योंकि प्लेट जैसी संरचना है इनकी, इसलिए इनको प्लेटलेट्स के नाम से जानते हैं। आई बात में अगला टॉपिक है इसमें प्रिय छात्राओं कि रक्तदान के दौरान बरती जाने वाली सावधानियां कौन कौन सी हैं। कि रक्तदान कर रहे हैं हम, यानी एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में रक्त चढ़ा रहे हैं, तो रक्तदान के दौरान हमें कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। आई बात में तो नेक्स्ट टॉपिक जो है रक्तदान के दौरान बरती जाने सावधानी, नेक्स्ट अगली क्लास में। तो प्रिय छात्राओं, वीडियो को अधिक से अधिक लाइक किया करो, चैनल को अधिक से अधिक लाइक किया करो, और आपके जितने भी दोस्त हैं या जितने भी आपको मिलने वाले हैं उनको भी बताइए कि अपना जो विद्या देवी उच्च माध्यमिक विद्यालय जो खेली है उसके द्वारा ये ऑनलाइन क्लास जो है उसकी सौगात आपको दी जा रही है। तो आप उनको भी इसके बारे में अवगत कराएं ताकि वो भी इसका क्या ले सकें, लाभ ले सकें। थैंक्स। ओके।